नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है इस वक्त और कोशिश की जा रही है कि हर हाल में इस जंग को जीता जाए। और आज जंग में अब विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि किस तरह से वो इसमें सहयोग करेंगे और एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। और यही हमारा विशेष, कितना एकजुट विपक्ष, और यही हमारी चर्चा का विषय। और हम चर्चा पर चलें उसके पहले हमारी देखिए एक खास रिपोर्ट। आज कोरोना संकट से पूरी दुनिया लड़ रही है, पर इसके साथ ही जहां वायरस ने तबाही और आइए चर्चा का आगाज करते हैं और सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी। धन्यवाद अविनाश। हमारे साथ इस चर्चा में और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, बंद हो रहा है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को घेरने की जारी है, और इसमें विपक्ष कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, चर्चा करेंगे। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट सोशल मीडिया में उनका जो उन्होंने शेयर किया है कि कांग्रेस को बाद में खत्म कर लीजिएगा, लेकिन पहले इनका सबक सिखाइए। तो इसका क्या मतलब है, कांग्रेस को खत्म करना, इसके क्या मायने, इसे भी हम समझेंगे। क्या कहेंगे आशीष, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को, अच्छी एकता की जो कोशिश है उससे, और दिग्विजय सिंह के बयान की किस आशीष तुम्हें आपका आवाज आशीष जी, आपको आशीष तुम्हें आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष तुम्हें आपको मेरा समझ जी एक बार प्लीज बताइए। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश, विपक्षी एकता केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ काम बंद हो रहा है, खास तौर से शुल्कों के मामले में केंद्र सरकार कर रही है।
गया है जी बीजेपी शासित राज्यों का, उसको लेकर मत हो रहा है पक्ष। और वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया में जो ट्वीट है या जो अन्य तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि कांग्रेस को खत्म करने के और मौके मिले, लेकिन पहले गद्दारों कांग्रेस के हो या बीजेपी के, तो ये कांग्रेस को खत्म कर लेना या सबक सिखाना, इसके भी क्या मायने हैं और विपक्षी एकजुटता को आप कैसे? देखिए, ये जो अभी लगता है कि जैसे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान या सोनिया गांधी कर रही है, जिन्होंने आज मीटिंग करी है इसके लिए, और उसमें बहुत सारे दलों के नेता शामिल हुए हैं। उद्धव ठाकरे का शामिल होना भी उसमें एक नया घटनाक्रम मुझे लगता है। उद्धव ठाकरे उस बैठक में आज थे। मायावती का नहीं आना अपेक्षित था, उन्हें नहीं आना था। ये सारा जो घटनाक्रम है, अभी जो कोरोना को लेकर जो देश भर में जो जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, खास तौर पर राजनीतिक स्थितियां जो पिछले 7-8 दिन में नए तरह से बन रही हैं। अब कोरोना के 2 एंगल है। कोरोना से जो लड़ाई हो रही है वो तो ठीक है, इसके साथ साथ जो है राजनीतिक तौर पर भी अब जो राजनीतिक दल हैं गैर भाजपाई, वो भी मुखर होने लगे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर टिप्पणियां भी की जाने लगी। तो इस माहौल में, और सोनिया गांधी की जो आज की बैठक है वो मुख्य रूप से मैं उसको यूं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बसें देने का उनकी जो पेशकश थी, और उसके बाद जिस तरह की खींचतान हुई, फिर राजस्थान में जो हुआ, आज कल जो हुआ, तो ये सारी घटनाक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनके साथ साथ जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस शुरू से कोशिश करती आ रही है कि वो सरकार को रचनात्मक सुझाव दे। लगभग 1 महीने से सिलसिला चल रहा है, अर्थशास्त्रियों से बात करके परोक्ष रूप से सरकार को उनके सुझाव कन्वे किए जा रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन देखिए, इसमें इन सब चीजों के साथ साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके साथ केंद्र सरकार के साथ भी एक चीज है कि भाजपा भी एक राजनीतिक दल है। तो उस स्पेस में किसी को इस तरह से शामिल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की लड़ रहे हैं, लड़ाई और एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके एक अलग मायने। तो इन सब चीजों को देखकर ये जो विपक्ष को एक करके जो इसको उस धारा में शामिल करने की सोनिया गांधी की कोशिश है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोनों पक्ष जो है अपनी जगह पे इसमें सही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जहां बात की जाती है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस को हराने के बाद में मौके होंगे, पहले इन लोगों को हराइए, तो वो उसमें उनके मन की या कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन की वो खटास साफ जाहिर होती है, जिसमें उनकी सरकार जिन परिस्थितियों में गिरी। हालांकि सरकार गिरने के बहुत सारे कारण बाहरी भी हैं, भीतरी भी हैं कांग्रेस, लेकिन इन सबके बावजूद वो जो उनका पोस्ट है जो फेसबुक पे उन्होंने किया है, वो इसी से मैं जोड़ के देखता हूं कि उनका कांग्रेस का मकसद इस समय वो है कि जिन विधायकों ने उन्हें धोखा दिया या जिन विधायकों ने पाला बदल लिया इन वक्त पर, जिन भी परिस्थितियों में बदला, तो वो किसी भी तरह से इस मामले में एकजुट करना चाहते हैं कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लोगों को उन धड़ों को एकजुट करने की कोशिश भी मुझे इसमें नजर आती है। कुछ भी हो, बाद में हम लोग आपस में लड़ें, लेकिन पहले उन लोगों को हराएं जिनकी वजह से कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा। तो ये 2 अलग-अलग कोशिशें हैं, जो एक केंद्र में चल रही है और एक मध्य प्रदेश में चल रही है। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन उसके डायमेंशन अलग है। तो क्या मायने हैं ऐसे वक्त में इस तरह के ट्वीट करने के, और विपक्षी एकता की आप कोशिश कर रहे हैं? मायावती ने आपको सरकार बनाने में मदद की थी, लेकिन अब चुनाव में भी वो लड़ी और वो लगातार बीजेपी की बजाय कांग्रेस पर ज्यादा देखते हैं सब तरह की चीजें। देखिए, आज जो पूरे देश में आज जो है ये महसूस किया जा रहा है कि विपक्ष की जो एकता है, और खासकर ऐसे मुद्दे पर जबकि जो है देश कानून की तरफ जा रहा है, एक फासिज्म का रास्ता उसने इख्तियार कर लिया आधे रास्ते, जहाँ पर किसी चीज के लिए कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून, किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर ये एकता अपरिहार्य हो गई है। सोचते हैं, मान लीजिए मायावती जी ये विचार करती हैं कि वो इस एकता का से अलग रह के अगर सर्वाइव कर जाएंगी, तो जो उत्तर प्रदेश के परिणाम है वो इसके द्योतक हैं। ये जो राजनीति है, ये राजनीति देश को बचाने की राजनीति है, देश की संस्थाओं को बचाने की राजनीति है। कल्पना कीजिए कि आज से जो है 5 साल 10 साल पहले तक
इस देश में चर्चा होती थी सूचना क्रांति की, इस देश में चर्चा होती थी IITs की, इस देश में चर्चा होती थी IIM की, इस देश में चर्चा होती थी BHEL की, गेल की। आज ये सारी संस्थाएं धराशायी हो रही हैं। आज ये सारी संस्थाएं जो है बिकने के कगार पर हैं। आप जो इस तरह से मिट्टी मोल चीजें बेची जा रही हैं देश की, और रिसोर्सेस बेचे जा रहे हैं, कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आज अगर विपक्ष की एकता ना हो तो हालात क्या है कि PM केयर्स फंड में से आज कितने दिन बाद, 50 दिन गुजर जाने के बाद 2000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर खरीदने के लिए उन्होंने घोषित करे। और ये तब करे जब विपक्ष बार बार मांग कर रहा था कि भाई इसको सार्वजनिक करिए, इसमें पारदर्शिता लाइए। और आप कल्पना करें कि जब 50 दिन जब बिल्कुल जो है 1 लाख की रेंज पार कर चुका कोरोना का संक्रमण, तब हम जो है वेंटिलेटर खरीदने का विचार कर रहे हैं। ये परिस्थितियां देश में इस बात की द्योतक हैं कि हमने जो है सारे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। आज भीड़ की राजनीति देश पर हावी है। भीड़ जिसको चाहे जैसे चाहे कानून को हाथ में ले ले। आज जिसको चाहे आप बलि का बकरा बना दें, जिसको चाहो आप जो है नफरतियों के हवाले कर दें। और ये जो परिस्थितियां देश में निर्मित हुई हैं, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा, और वो सबको तोड़ने में, और जो पैसा इतना भारी इकट्ठा हो चुका है, इतने संसाधन इकट्ठे हो गए हैं कि जो है ये किसी सिंगल पार्टी के बूते में ये बात अब नहीं रह गई है। और उसके लिए एकता जरूरी, और सिस्टम को बचाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए, उसकी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए जरूरी है। और इसी अपरिहार्यता को देखकर आज आगे बात हो रही है। आज गरीब जब सड़कों पर घूम रहा है, तब आप देखें कि जो है बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट ढूंढे जा रहे हैं, उनके जो है नंबर ढूंढे जा रहे हैं। और आज की तारीख तक जो है पुलवामा में जो गाड़ी गई उसका नंबर आज तक ट्रेस नहीं कर पा रही देश की सरकार। तो ये जो सवाल हैं, ये सवाल देश में दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके अंदर करुणा जो है, और ये सारे करुणा, सहानुभूति, दया, इसके सारे समंदर सूख चुके हैं। आपके अंदर ये तत्व ही नहीं बचा है। आज एक जो मानव तत्व, ये दिग्विजय सिंह क्या फेसबुक पे भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक इंडिया, एक भारत। इंडिया के लिए जो है वंदे भारत अभियान चलाया जाता है, और भारत के लिए जो है उससे कहा जाता है कि तुम क्यों निकले थे सड़क पे मरने के लिए, तुमसे कहा किसने था निकलने के लिए। ये 2 भारत अलग अलग खड़े हुए 2 टुकड़ों में। और आज जो है ये सत्ता जो है इंडिया के साथ खड़ी है, वंदे भारत कर रही है, उनको 5 स्टार होटलों में ठहरवा रही है। और गरीब जो है, मजदूर जो है, वो खून के आंसू बहाते हुए जो है अपने घर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये देश की आज वर्तमान की परिस्थिति है, और इसी परिस्थिति का संघर्ष है। इसीलिए विपक्ष की एकता। दिग्विजय सिंह ये क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया में, उन्होंने जो पोस्ट है, मैंने भी उसको ध्यान से पढ़ा नहीं उसका। जी, उसका और कोई आशा नहीं है। उसका आशा यही है कि सब एक हों, और कांग्रेस एकता के साथ के 24 सीटें जीत कर आने वाली है। कमलनाथ जी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो यश कीर्ति अर्जित की है, मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में जो जगह बनाई है, वो उसका परिणाम जो है सामने आएगा, और ये पार्टी 2400 सीट जीतेगी। डॉक्टर गुलेर सिंह क्या कहेंगे? स्थितियां ये है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। इतने संसाधन आपने बना लिए हैं, अकेले कोई मुकाबला नहीं। और दिग्विजय सिंह का मत एकजुटता है और सब। देखिए रिजवान साहब, जहां तक विपक्ष की एकता का विषय है, हमको क्या आपत्ति होगी यदि इनको एकता करना हो तो करें। यूपी में भी इन्होंने साथ किया था, याद कीजिए, मायावती जी ने भी साथ किया था, अखिलेश बाबू ने भी साथ किया था, उसके पहले 2 लड़के भी मिले थे। जनता जिसके काम को देखती है, जनता जिसकी नीयत को देखती है, जनता जिसके किरदार को देखती है, उसको सराहती है, उसको अवसर प्रदान करती है। तो ये सब के सब मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और ये चोरी करने वाले लोग हैं। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं, इनका राज को कौन पसंद करता? लोगों ने तो इनको ठुकरा दिया है। अब ये एक हो जाए या कुछ भी कर ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बाकी सब बातें हैं, बातों का क्या है, जनता सब समझती है, सब देखती है। जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह जी का विषय है, आपने जैसा कहा, उनका जो ट्वीट था, जो फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट की, मुझे लगता है कि भूपेंद्र गुप्ता जी भी ये मानते होंगे कि, और इनकी
पार्टी में भी ये परिपाटी होगी कि जब प्रवक्ता बोलता है मतलब पार्टी बोलती है, मतलब पार्टी के जुबान और चेहरा दोनों बोलता है प्रवक्ता के माध्यम से। अभी मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं, बताओ प्रवक्ता, ये अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। वैसे ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलते हैं तो वो भी पार्टी के मुख होते हैं। मुकेश नाइक जी ने जब इनकी सरकार गिरी थी, एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दिग्विजय सिंह की वजह से ये सरकार गिरी है, दिग्विजय सिंह की वजह से सिंधिया जी के साथ इन्होंने गलत किया, दिग्विजय सिंह जी यहां पर उनको रोकते रहे, दिल्ली में अपमानित करते रहे। तो आप इसका निष्कर्ष निकालिए। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, कांग्रेस जितनी कमजोर होगी मध्य प्रदेश में, उतने दिग्विजय सिंह जी मजबूत होंगे। आप देखिए कि उन्होंने अपने जितने प्रतिद्वंदी थे सबको एक एक करके लाइन से लगा दिया। अब स्थिति यह बन गई कि कांग्रेस में बचाई कोई नहीं दिग्विजय सिंह जी के और उनके बेटे के अलावा, तो वो टिकट भी वही बांटेंगे, जो संगठन के पद देना है वो भी वही देंगे। तो इसलिए वो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस को यहां पर जितना कमजोर कर सकते हैं करे। इनका इंटरनल मामला है, करे जो करना हो, हमें क्या उससे। क्या कहेंगे भूपेंद्र गुप्ता? इन्होंने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही हैं, मगर इनको विस्मृति दोष है। अगर जो है पार्टी का मुख्य होते हैं प्रवक्ता लोग, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो 4-5 साल से गालियां बक रहे हैं आपकी सरकार को। प्रवक्ता नहीं है, वो प्रवक्ता नहीं है पार्टी के। स्वामी जी प्रवक्ता नहीं है सर। जी कहने दीजिए उनको पूरी बात। लेकिन सच्चाई तो क्लियर कर दूं ना मैं। जी भूपेंद्र गुप्ता, आपको आवाज आ रही है? भूपेंद्र गुप्ता, आपको आवाज आ रही है मेरी? आशीष जी क्या लगता, चलिए आ गए यशवंत सिन्हा किस नेता है? नहीं, यशवंत सिन्हा भी जवाब तो देता। जी 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 बोलिए। आपकी पार्टी के जो वो रोज आपकी जो है रोज आपकी चूल्हे हिला रहे हैं। कौन थे अरुण शौरी आपकी पार्टी के? उसके कस्ते पढ़ते फिरते थे आप, जो है आज वो आपकी चूल्हे हिलाते फिर रहे हैं। ये सब आपकी पार्टी के चेहरे। प्रवक्ता जो होता है वो मीडिया पर पार्टी की जुबान और चेहरा होता है, इनमें से एक भी प्रवक्ता नहीं है। ठीक है ना, प्रवक्ता की बात तो पार्टी की अलग होती है, अलग होता है, वो अलग होता है। कांग्रेस ने कह दिया मुकेश नाइक ने दिग्विजय सिंह ने गिरी सरकार को, इसका मतलब सही है कांग्रेस पार्टी की मंशा है, वो कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है। वो या तो ये कह दे कि मुकेश नाइक इनका प्रवक्ता नहीं है। जी हाँ, भारतीय जनता रोज अपनी लाइन बदलता है। तो यात्री बता देना कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कह दे निष्कासित कर दिया है मुकेश नाइक को। बोल दे ऑन कर दीजिए रिजवान जी। भूपेंद्र गुप्ता, आप रोटेशन ऑन कर दीजिए। जी जी, आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई। आप रोटेशन ऑन कर दीजिए, आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई। आपके भाई हमारा रोटेशन है, आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई। हाँ मैं देख कर दे और फिर वापस से उसको खोल दे तो हो जाएगा। एक बार लॉक करके फिर दोबारा कर दीजिए। एक बार लॉक कीजिए फिर क्लोज कीजिए। एक हैंग हो गया वो सिग्नल का अगर प्रॉब्लम। कैमरा कुछ कह रहे थे जी भूपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? कितने नेताओं के इनके नाम गिनाओगे? एक नहीं, भूपेंद्र जी जो है इनके नेता ने जो है, अरे प्रवक्ता की बातें मत करो। ये आपके जो है प्रधानमंत्री के प्रोजेक्टेड चेहरे हैं,
आपकी पार्टी ने ये भी कहा कि जो है जब ये सीरीज उस नामों में नाम आता है इनका, उनके चेहरे पढ़ लो आप और उनकी बातें सुन लो, फिर जरा ये बातें किया करो। ये सबको पता है कि कौन है गडकरी जी, आपको भले ना पता हो क्योंकि आप जो है नए नए प्रवक्ता हैं। बाकी आपकी पार्टी जानती है गडकरी जी क्या है और उनकी हैसियत क्या है। आपकी पार्टी जानती है गिरिराज सिंह क्या है और उनकी हैसियत क्या है। आपकी पार्टी जानती है पीयूष गोयल क्या है और उनकी हैसियत क्या है। किस किस के किससे गिनवाओगे आप जो है भीड़ में हत्या करने वाले लोगों को जेल में माला डालने जाते हैं आपके मंत्री लोग। आप यहाँ देश को बता रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं कि हम लोग बड़े काम करने वाले लोग हैं। ये तो जो है बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है। तो आप जितनी भी फासिज्म फैला सकते हैं फैला लीजिए। देश ऐसे नहीं चलते हैं। ये देश हजारों साल में बना हुआ है, ये आपने नहीं बनाया हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो संतों ने, हजारों साल की मेहनत कश जनता ने इस देश को बनाया हुआ है। आप तो मजे लूट रहे हैं उस देश के। ओपन गुप्ता, कैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात है, कोरोना संकट काल में एकजुटता की बात हो रही है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आने वाले वक्त में यहाँ चुनाव है, दिग्विजय सिंह इस तरह के संदेश दे रहे हैं, उनके भाई शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रहे हैं और कई इस तरह की चीजें, खासतौर से उनकी जो ये सोशल मीडिया में एक वो कि कांग्रेस को खत्म करना है तो खत्म कर देना, लेकिन अभी इन गद्दारों को सबक, बीजेपी कांग्रेस सारे लोगों से उन्होंने अपील की है। तो क्या इसका ये संकेत है कि जो बीजेपी में भी जो लोग हैं उन्हें भी अपने साथ लेना चाहते हैं, उन्हें भी आप चुनाव दिलाना चाहते हैं, और ये कांग्रेस को खत्म करने वाला ये बात कैसे आई? क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? ये अनुमान लगाना आप लोगों का काम है। राजनीतिक लोग काम करते हैं और जो राजनीति के अंदर बातचीतें होती हैं उसके कई अपने जगह पर तीर मारा जाता है, वो चल रहे हैं। ऐसे विरोध बयान बीजेपी में भी आते हैं कि हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। अभी कहा दीपक जोशी जी ने, उससे भी आप जरा डिबेट करिए एक आध दिन। और बहुत सारे बीजेपी के नेता रोज बयान दे रहे हैं। ये जो चीजें हैं तो ये अनुमान लगाने से हम थोड़ी कमिटमेंट करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने कोई चीज कही है, क्या सोचकर कही है, इस पर दिग्विजय सिंह जी खुद बताएंगे, लेकिन उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या आप अनुमान लगाइए, आपका काम है। आने वाले वक्त में अब किस अंदाज में क्या रणनीति है? प्रेमचंद गुड्डू का अपने साथ ला रहे हैं, आपके कुछ लोग वहां चले गए, ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ढेर सारे नेता आपके पहले ही जा चुके हैं, कुछ और भी संपर्क में हैं। अब उन्हें कैसे रोकेंगे और क्या बीजेपी से भी कुछ लोग आपके संपर्क में, उन्हें भी ग्वालियर चंबल संभाग में कोई नहीं गया है, 5% नेता भी नहीं गए। आप सर्वे करा लीजिए और आप खुद पता कर लीजिए। और ना आगे लोग जाएंगे। लोग इस अंदेशे में चले गए कि ये जो है सिंधिया जी अलग पार्टी बनाएंगे। जब बीजेपी में गए तो लोगों जिनका भ्रम टूट गया वो वापस लौट आए, उनके बड़े बड़े लोग वापस लौट आए पार्टी। आज रामनिवास जी रावत क्यों नहीं गए? आज सत्येंद्र यादव क्यों नहीं गए? डॉक्टर सत्येंद्र यादव। ये तो सब चीजें ऐसी हैं, ये इन चीजों की भी जब एनालिसिस करो तो इन डेप्थ करिए आप। और दूसरा मैं आपसे बता देता हूं कि सारे जो है मंत्री क्यों चक्कर लगा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के, ये थोड़ी बता पाएंगे डॉक्टर साहब। तो इसलिए चक्कर लगा रहे हैं। अब जो है डील खतरे में है। जो डील हुई थी उसकी पूरी शर्तें मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, ये खतरे में। अभी तो बीजेपी संभाले अपना घर, लेकिन इनके बड़े नेता बड़ी दम्भ भर के सुबेरे सुबेरे कह रहे थे कि हाथी कुचल देगा। अभी उन्हें मालूम ही नहीं है कि दुनिया में लड़ाइयों में केवल एक ही हाथी का जिक्र होता है, पोरस के हाथी का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हाथी अभी बंधे हुए हैं उनकी चैन तो खुलने दीजिए। वो किसकी सेना को कुचलेंगे ये खुद बीजेपी देखेगी, ये पोरस के हाथी मारेंगे इनको। डॉक्टर गुलेश से आशीष के पास आशीष, कैसे देखते हैं आप, और कोई सवाल आपके मन में भी हो, आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? अगर हम देखते हैं इसलिए कि 24 जगह पर चुनाव होने वाले हैं, अब आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? और दिग्विजय सिंह की रणनीति, कमलनाथ की रणनीति, संजय की रणनीति, जेपी की रणनीति, बहुत तरह की। अभी देखिए जैसे कुछ बातें अभी कहीं सामने आई हैं कि कांग्रेस जो है कुछ बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाना चाहती है। अजय सिंह या अरुण यादव के नाम आए, इस तरह की चीजें चल रही हैं।
वहीं बीजेपी में ये चल रहा है कि वो कुछ ऐसे कांग्रेस के नेताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश में है जो उनको सपोर्ट कर सके इनके भाई सुनिए। तो अभी ये सब बहुत सारे कयासों का दौर है और शुरुआती दौर है। मुझे पहली बात तो लगता है कि चुनाव ही अभी नहीं है, चुनाव सितंबर के बाद के हो सकते हैं, क्योंकि अब स्थितियां शायद, अब बारिश भी सामने आने वाली है, बारिश का मौसम है, तो चुनाव में भी 3-4 महीने का वक्त है, तो घटनाक्रम बहुत बदलेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि ये बात सामने आई थी कि अजय सिंह या बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा जाएगा, मुझे ये इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि जो नेता अपने कंफर्ट जोन छोड़ के क्यों दूसरी जगह पे चुनाव लड़ने जाएंगे। और अगर वो वहां जाते हैं, कांग्रेस अगर ये जोखिम ले भी लेती है, तो कांग्रेस को उतना ही खतरा हो जाएगा जितना भाजपा को है, क्योंकि उस संबंधित क्षेत्र में कांग्रेस का जो टिकट की दौड़ में जो सेकंड रनर अप रहा होगा, फिर वो नाराज होगा, तो कांग्रेस इस तरह के बहुत सारे खतरे लेगी। तो मुझे जो ऐसा अभी लग रहा है कि कांग्रेस में जो कुछ इंटरनल सर्वे चल रहे हैं, तो कांग्रेस वहां पर ऐसे प्रत्याशी शायद खड़े करने की कोशिश कर रही है तो पिछले चुनाव में बहुत बड़े दावेदार थे, और जो अभी जो भाजपा में जो लोग उनके चले गए हैं उनके बाद उनका कद था। तो इस तरह के चेहरों के साथ मुझे लगता है चुनाव होंगे। भाजपा के पास तो बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं, क्योंकि भाजपा के 22 प्रत्याशी तो लगभग तय हैं जो उनके डील के तहत या उनके समझौते के तहत आए हैं। तो सारा जो दारोमदार है ये इस समय कांग्रेस पर होगा कि प्रत्याशी कैसे चयन करे और कैसे अपनी इज्जत बचाए, क्योंकि जो चुनाव में वो 22 उनके लोग जीते थे, तो वो कितनी सीटें वापस रिटेन कर सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। भाजपा के लिए जरूरी दिक्कत की बात होगी कि अगर भाजपा उन सीटों को लूज करती है कुछ भी, तो भाजपा की जो मौजूदा सरकार है उसके जो पूरा जो गठन की जो प्रक्रिया है वो फिर एक बार चर्चा में आएगी। तो ये जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प होगा, और कर्नाटक में भी इस तरह का चुनाव हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये चुनाव पेश करना इस सब के बावजूद भी आसान नहीं होगा, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी से चुनाव उसको लड़ना है। दूसरा, उनके पास, भाजपा के पास चुनाव के प्रबंधक बेहतर चुनाव प्रबंधक भाजपा के पास हैं, और उनके पास एक कॉर्डर है। अभी कांग्रेस के साथ समस्या ये आ रही है कि उनके नेताओं में मतभेद की खबरें आ रही है, वो हो या ना हो, लेकिन ये चीजें जब नीचे सर्कुलेट होती हैं तो ये कांग्रेस को हर बार चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस बार चुनाव बहुत बदले हुए परिप्रेक्ष्य में होंगे, तो बहुत दिलचस्प भी होंगे। जिस तरह से भाजपा ने वादे किए थे, ये कहा जाता है, तो क्या जिस तरह के सौदों की बात थी वो अभी मूर्त रूप में सामने नहीं आ रहे, खासतौर से मंत्री पद को लेकर। जी हाँ, इसको लेकर आप क्या लगता है, इसको लेकर कोई असंतोष आपको दिखता है? वो जो नए लोग आए हैं उनमें असंतोष, या जो पुराने बनना चाहते हैं उनमें असंतोष, इस तरह की भी कोई चीज देखते हैं आप? मेरे से सवाल है? जी जी आशीष, आपसे ही सवाल। चलिए, कोई तकनीकी खामी है। डॉक्टर बुलेश जी, बहुत से वादे किए, जैसा भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं, बहुत से वादे किए आपने, और भटक रहे हैं लोग, आपके भी लोग भटक रहे हैं, और वो जो आपके साथ आए हैं, नए साथी हैं, वो भी निराश। देखिए, कांग्रेस का कहने का काम है, वो तो कहते रहते हैं। इन्होंने जिस समय सिंधिया जी बीजेपी में आए थे, तब भी इन्होंने कहा था कि 22 विधायक जो हैं वो तो इसलिए कर्नाटक बेंगलोर जाके बैठ गए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सिंधिया जी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये बीजेपी में नहीं आएंगे ये लोग। इनका ही खुद भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी हर चैनल पर ये बात कही थी, जो आज कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नई पार्टी बनेगी उसमें जाएंगे सिंधिया जी के साथ, ना कि बीजेपी में आएंगे, लेकिन 22 के 22 आए। वास्तव बात यह है कि 5% बड़े नेताओं को छोड़ दें तो पूरे के पूरे ग्वालियर का जो सेक्शन है वह बीजेपी के अंदर आ चुका है। कांग्रेस खाली हो गई है, उम्मीदवार के लिए भी इश्तिहार निकालना पड़े, यह स्थिति बन गई है। यही कारण है कि इनको लग रहा है कि अजय सिंह राहुल भैया को ले आए या अरुण यादव को ले आए, उनको ग्वालियर भेज दे, ग्वालियर अंचल में लड़वा दे, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है जो लड़ सके। जहां तक आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार की डील, काहे की डील, बीजेपी में कोई डील नहीं होती, जिसको आना है वो आता है, अपनी मर्जी से आता है, वरना ना आए, लेकिन कोई डील करके काम नहीं होता यहाँ पर। हाँ,
अच्छा काम करेगा पार्टी के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या यदि डील करके कोई चाहता है, बतौर प्रवक्ता मैं बोल रहा हूं अपनी पार्टी में, कोई भी विधायक नहीं, बिना डील के जो विधायक नहीं उसको भी मंत्री बना देते हैं आप डॉक्टर कुल्ले शेख। जो विधायक नहीं उसको भी मंत्री बना देते हैं बिना डील के। तो फिर यदि ये कोई डील होती तो ऐसा होता, तो जितने भी मंत्री थे, चाहे इमरती देवी उस समय थी, उनको क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। आदमी की तो बनाए हैं, आदमी के 40% से ज्यादा दे दिया आपने। आदमी के एक्सपीरियंस को देखते हुए ही बनाया गया है, इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है। उसकी गुणवत्ता, उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या कार्य कर सकता है, कितना एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ, देख के बनाया है केवल। अभी अपने कार्यकाल की जांच कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। देश में विपक्ष जो है जा रही है और मध्य प्रदेश में विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा, बीएसपी आपका साथ सकता है, समाजवादी भी तो जाहिर है बीएसपी को या समाजवादी को मिलने वाले वोट ज्यादातर वो ही वोट होते हैं आपको मजबूत करते हैं। और गौरिया चंबल संभाग में समाजवादी और बीएसपी दोनों, चूंकि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, का प्रभाव पड़ता है। तो आपको देश में कैसे आप एकजुट करेंगे विपक्ष को? आप कह रहे हैं संसाधन उतने नहीं है, इसलिए एकजुट होकर सबको अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, और प्रदेश में वो नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों का हिसाब, ये देश की और प्रदेश की परिस्थितियों में दोनों में अंतर है। देश में जो है उनके सर्वाइवल का भी खतरा है, प्रदेश में जो है उनने हमारे खिलाफ लगातार चुनाव लड़े हैं। आप उनकी वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, तो वो जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लीजिए, पिछले चुनाव भी तो उनने हमारे खिलाफ लड़ा हो, बाद में हमसे समझौता कर लिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी आवश्यकता थी आदमियों की, मैंडेट इस तरह का था। तो ये जो है उसको उसी तरीके से लेना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है, वो पिछले जो है जब से पार्टी उनकी बनी है तब से वो हमारे खिलाफ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कभी उनके साथ कोई पैक्ट नहीं हुआ है। तो ये जो चीज है ये, लेकिन नेशनल लेवल पर पैक्ट इसलिए हुए हैं कि नेशनल लेवल पर जो पावर की पोलराइजेशन है वो डिफरेंट है, उसकी समीकरण दूसरी है, वहां पर जो है चैलेंजेस दूसरे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, और सारे विपक्ष की जरूरत है। आज नहीं तो उन्होंने मार्जिनलाइज सबको कर दिया। यही जो अलग ये जो बयानबाजी कर करके जो उछाले मारते हैं, उसमें बचा क्या है विपक्ष के पास? सिवाय एक कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है आज की तारीख में बाकी विपक्ष को तो उन्होंने बिल्कुल ही कमजोर कर दिया है। और ये कमजोर किस तरीके से किया है वो भी सबके सामने जाहिर है कि हर तरीके प्रदेश में बहुजन समाज देश भर में एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, नैतिक मूल्यों की, वही अगर उसको बचाना है। ये चलिए डॉक्टर गुल्ले शेख जी, नैतिक मूल्य नहीं है, विपक्ष को दबाने की कोशिश है, कांग्रेस ही डट के खड़ी है सामने, और कांग्रेस के साथ अब सारा विपक्ष धीरे धीरे लामबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है, आपको चुनौती देने की कोशिश करें, और आप उसे कितना गंभीरता से लेते, कितना बड़ी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, चाहे वह नगर निगम का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को अति गंभीरता से लेती है। लेकिन चुनावबाजी तो नहीं कर रहा, मैं पूरे देश भर की चुनौती कर रहा हूं। मैं देश भर की चुनौती की बात कर रहा हूं। हम तो हर चीज को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही मंत्र है, चरे व्यक्ति। हम अपना काम करते जाए, बाकी सबको ठीक है। हाथी निकल जाता है, बहुत से जो होते हैं आवाज करते रहते हैं, छोटे छोटे से करने दे। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश, हाथी तो अभी आपका साथी जैसा दिख रहा है, चुनाव लड़ता नहीं था, लेकिन इस बार वो लड़ रहा है। चलिए आशीष, अंत में लेकिन मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, बीएसपी कांग्रेस के साथ आ ही नहीं सकती जब इन्होंने राजस्थान में खा लिया, डकार लिया पूरी बीएसपी को। आशीष जल्दी जी, देश भर में ये जो विपक्ष की एकजुटता है और मध्य प्रदेश में ये जो चुनौती है, दोनों को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, देश में विपक्ष की एकजुटता इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जिस तरह से अभी मौजूदा चुनौतियों से निपट रही है, उसको लेकर विपक्ष के मन में बहुत सारी सवाल हैं, शंकाएं हैं। तो अगर विपक्ष इसमें लामबंद होता है तो मुझे लगता है कोरोना का जो संकट है जिसमें सरकार अभी अकेले जिससे लड़ती हुई दिखती है, सरकार को कुछ नई चीजें मिल सकती हैं, ये बशर्ते सरकार अपने दरवाजे खिड़कियों को खोलेगी तो एक कंबाइंड रूप से एक सामूहिक रूप से कोरोना से लड़ाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष की एकता इस मायने में जरूरी है कि कोरोना से के साथ साथ अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई सामने आने वाली है। तो उस वक्त में यदि विपक्ष एकजुट होता है तो बहुत सारे फैसले सरकार के जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष को ये है कि एक तरफा कोई फैसला ना हो, इसलिए भी विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और अभी वाकई में देखा भी जा रहा है कि बहुत सारी शक्तियां गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ सीमित है। तो जब ये चीजें खुलेंगी, जब सारी चीजें सामने आएंगी, तो विपक्ष की एकता का अभी से जो पूरा जो कोशिश शुरू हो रही है, एक लाइनअप करने की कोशिश हो रही है, वो इसीलिए है कि जो अभी 2-3 साल एक लंबी चुनौती देश को सामना करना है, उसमें विपक्ष अपनी कोई भूमिका अदा करना चाहता है। और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी यही बात है कि सबसे विपक्ष एक हो और एक सरकार को एक सही रास्ते पर रखने की कोशिश करे। ये स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा होता है। मध्य प्रदेश की जो बात है, अभी हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने पूछने की कोशिश भी की थी कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से एंट्री मध्य प्रदेश में उपचुनाव में करने की कोशिश की है, वो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है। तो ये 24 सीटों पर यदि वो उपचुनाव लड़ती है तो बहुत सारे समीकरण मध्य प्रदेश में प्रभावित होंगे और इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं, भाजपा को भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो कांग्रेस या भाजपा से टिकट से वंचित होंगे, उनके लिए तीसरा विकल्प खुल जाएगा टिकट के लिए। तो ये एक नया सिनेरियो है देश में भी और मध्य प्रदेश में। गुप्ता हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर तुलेश शेख हमारे साथ जुड़े। तो अविनाश जी, देश में विपक्ष की जरूरत है कि वो एकजुट हो। बिखरे रहेंगे तो जाहिर है उन्हें बड़ा नुकसान होगा। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो एंट्री है, जिस तरह से चुनाव में इस बार वो उपचुनाव भी लड़ेगी, तो उसके भी बहुत तरह के असर होंगे। किसी एक को नुकसान नहीं होगा, वो एक विकल्प की तरह होगा उन प्रत्याशियों के लिए, उन नेताओं के लिए जिनको उनके दल नकार देंगे। तो ये चुनौतियां बड़ी होंगी। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, एक सत्ता दल है और एक निवर्तमान सत्ता दल है जिसके अपने साथियों ने उसको छोड़ दिया और वही अब अपने उन साथियों से हिसाब चुका देना चाहता है। बीजेपी के साथ जाने वाले लोगों को बड़ी टक्कर देने का इरादा है कांग्रेस का और वो किसी भी हाल में सस्ते में छोड़ने का इरादा नहीं है। दिग्विजय सिंह जिस तरह की बात कर रहे हैं, लगता है जैसे अंतिम लड़ाई लड़ रहे हो और हर हाल में जीत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाद में बहुत से मौके मिलेंगे कांग्रेस को, लेकिन ये मौका ऐसा है कि उन्हें सबक सिखाइए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पहली बार उन्होंने बाहर पार्टी लाइन से बाहर निकलकर एक तरह से बीजेपी के लोगों से भी आह्वान किया और सवाल बहुत से हैं। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। देश की सियासत में भी विपक्षी नामबंद हो रहे हैं। अब देखिए विपक्षी एकता कितने दिन चलती है और कितने दूर तक चलती है और कितने। बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी। निश्चित तौर पर अब एक नई तरह की राजनीति देश में शुरू हो गई है। कोरोना से लड़ाई तो जारी है ही देश में और इस बीच राजनीति भी देखने को मिल रही है देश में भी और प्रदेश में। लेकिन अब ये लड़ाई और ये खींचतान कहाँ तक जाती है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ।